नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, इस चैप्टर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब इस चैप्टर को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बच्चों 5 किंगडम आते हैं: किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो आज हम अपना पहला किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, किंगडम मोनरा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए किंगडम मोनरा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किंगडम मोनरा में कौन आते हैं। देखिए किंगडम मोनरा के जो सोल मेंबर्स हैं, सोल मेंबर्स का मतलब है इकलौते मेंबर्स, सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनरा कौन है? बैक्टीरिया, आर बैक्टीरिया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि किंगडम मोनरा में कौन आते हैं। तो किंगडम मोनरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। सोल मेंबर्स का मतलब है कि ये पूरा का पूरा किंगडम एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से ऑक्यूपाई किया हुआ है और कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं आता है। तो सिर्फ कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं? किंगडम मोनरा के अंडर आते हैं सिर्फ बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इनके लिए एक बात लिखी गई है, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन दोनों बातों को अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए माइक्रोब्स। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। देखिए बैक्टीरिया के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार और देख लेते हैं। देखो बैक्टीरिया की जो प्रॉपर्टीज होती है, बैक्टीरिया की कुछ बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। सारे के सारे किंगडम मोनरा के जो मेंबर्स हैं वो आपके होने वाले हैं यूनिसेलुलर, मतलब वो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो उनकी सिंगल सेल होती है वो किस टाइप की होती है? वो होती है प्रोकैरियोटिक टाइप। तो इनकी जो सिंगल सेल है वो किस चीज टाइप की होती है? वो होती है प्रोकैरियोटिक टाइप। एक बार इसका मतलब और देख लेते हैं बच्चों। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल को वैसे हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसके फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर मेन हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ खास बातें होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एक 3 लेयर्ड एनवलप होता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर 3 लेयर्ड सेल एनवलप है। ठीक है बच्चों, सबसे अंदर क्या आता है? सबसे अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद अपना आता है सेल वॉल, और सबसे बाहर जो आता है वो आता है बच्चों, सबसे बाहर एक लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। इसको हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है बच्चों, तो एक चीज क्या ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल एनवलप होता है। ठीक है, 3 लेयर सेल एनवलप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसके पास यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है इसका डीएनए। ठीक है, इसके डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों। इसका डीएनए ऐसा होता है, ठीक है, डीएनए कैसा होने वाला है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। आप देख सकते हैं यहां पर 2 स्ट्रैंड, मैंने 2 गोल घेरे बनाए हैं, तो एक स्ट्रैंड ये वाली, एक स्ट्रैंड ये वाली। तो डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड। आप देख सकते हैं सर्कुलर भी बनाया है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए होता है इनके पास। ठीक है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, यहां पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज नहीं होती। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, सारी की सारी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज होती हैं वो एब्सेंट होती है। जैसे कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज होती है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है? ये हम 9th 10th क्लास सब में पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, और बच्चों अपनी बहुत सारी होती है और भी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो वो सब यहां पर एब्सेंट है। लेकिन यहां पर बच्चों मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स यहां पर होते हैं 70S टाइप के, और ये होते हैं मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनलीज। तो इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और मेम्ब्रेनलेस में भी बच्चों और कोई मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली यहाँ नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके पास इस तरीके से फ्लैजिला भी हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चीज को। ठीक है, कि किस शेप पे हमें फ्लैजिला मिल सकता है, कहां पर हमें फ्लैजिला नहीं मिल सकता है। ठीक है,
तो ये सब बच्चों इसके बारे में। यहाँ पर हमें पता है बैक्टीरियल सेल में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मिलता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, जो हमारे किस काम आते हैं? जो हमें बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। डीएनए ट्रांसफर में काम आते हैं। इसको भी हम आगे बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में ही डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है और ना यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पर होता क्या है? देखिए यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इस तरीके से इन्वेजिनेट हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जो हमारी रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया की हेल्प करता है, जैसे उसको बोलते हैं मीसोसोम। इसके पास बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, तो इट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। इसी तरीके से और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर में क्या रहते हैं अपने? क्रोमैटोफोर में अपने रहते हैं बहुत सारे पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं है, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई होकर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो बच्चों हम समझ गए। किंगडम मोंड्रा में कौन आते हैं? किंगडम मोंड्रा में सिर्फ और सिर्फ आते हैं बैक्टीरिया, और कोई ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं आता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि बैक्टीरिया तो है ही, फंगी, बहुत सारी फंजियाई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं। मतलब जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, उनको हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इसमें बहुत सारी फंजियाई आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर और आते हैं आपके प्रोटोजोआ बहुत सारे, ठीक है। इसमें आपके वायरसेस आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में, वायरॉइड्स आते हैं, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हैं इन सभी को डिटेल में, ठीक है, और प्रायोन्स आते हैं। लेकिन बच्चों सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखिए इतने टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंजियाई है, प्रोटोजोआ है, वायरसेस है, वायरॉइड्स है, प्रायोन्स है। सबसे ज्यादा किसका नंबर है? सबसे ज्यादा अपना जो नंबर रहने वाला है वो है बैक्टीरिया का। तो इसीलिए लिखा गया है कि बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए अब देखते हैं कि किंगडम मोंड्रा का हैबिटेट क्या रहता है। देखिए इसके हैबिटेट की बहुत ही यूनिक फीचर है बच्चों। इसका बहुत ही यूनिक फीचर ये है कि जो अपने किंगडम मोंड्रा के मेंबर्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन लिखा मिल जाए आपको कहीं पर, यूबिक्यूटस लिखा हुआ मिल जाए, या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाए एक वर्ड ओमनी प्रेजेंट। इन सभी वर्ड्स का एक ही मतलब है। इसका मतलब होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब आपको कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको बैक्टीरिया देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको हर जगह बैक्टीरिया देखने के लिए मिल सकते हैं। कि जैसे कि मैम कहां कहां देखने के लिए मिल सकता है? जैसे कि अगर हम बात करें हॉट स्प्रिंग्स की, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हॉट स्प्रिंग, है ना, बहुत ही खौलता हुआ गर्म पानी है, तो आपको वहां भी देखने के लिए मिल जाएंगे। हॉट स्प्रिंग में क्या रहता है? हॉट स्प्रिंग में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और एसिडिटी भी मिल सकती है। सॉइल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर या अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आपको स्नो में भी देखने के लिए मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली आई मस्ट मेंशन, ठीक है। और आपको डीप सी, समुद्र में नीचे, बहुत नीचे, ठीक है, वहां पर भी आपको बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको डेजर्ट में भी बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, वो कहाँ है? वो हर जगह प्रेजेंट है। तो कॉस्मोपॉलिटन वर्ड लिखा हो, यूबिक्यूटस वर्ड लिखा हो, ओमनी प्रेजेंट वर्ड लिखा हो, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब रहने वाला है। मतलब ये है कि जो किंगडम मोंड्रा के मेंबर्स हैं बैक्टीरिया, उनका हैबिटेट बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। या हमें हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे आपका बहुत ज्यादा गर्म पानी हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे आपकी स्नो हो, चाहे ओशन के अंदर हो। बच्चों ये नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड डीप अंडर द सी। सो आंसर था बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही क्या है, बहुत ही डाइवर्स हमारा हैबिटेट रहने वाला है। तो हर जगह मिलते हैं हमें बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी का। देखिए अब नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें हर एक स्टेटमेंट को समझते हुए चलना पड़ेगा। जैसे कि स्टेटमेंट क्या है? दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखिए अभी हमने देखा है इनका स्ट्रक्चर क्या है। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैम हमने ये देखा है कि यहां पर कोई भी सेल
कोई भी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है। कौन सी सेल ऑर्गेनली? जो कि हमारी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज क्या है? सारी की सारी एब्सेंट है यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज और एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? नो न्यूक्लियर एनवलप, है ना। हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर कोई भी हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिल रही है। एक बार और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये जो डीएनए है, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये मैंने डीएनए बनाया है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पर कोई भी बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, जैसा कि हम यूकेरियोट्स में देखते हैं। यूकेरियोट्स में क्या होता है? यूकेरियोट्स में हमारा ये इस तरीके से डीएनए पड़ा होता है और बाहर इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से क्या होती है? इस तरीके से बाहर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज एब्सेंट है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर सिंपल जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब है, आप देखिए बैक्टीरिया को बहुत अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट में रहना पड़ रहा है। कभी स्नो में है, बहुत ठंडी है, कभी वो हॉट स्प्रिंग में रह पा रहा है, और कभी वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह पाता है ना, और कभी डेजर्ट में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज्यादा क्या करता है? मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। जैसे एनवायरनमेंट में जाएगा उसी तरीके के मेटाबॉलिज्म को ये अडाप्ट कर लेता है। इसका मतलब यहां पर हमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। इसीलिए बैक्टीरिया को बोलते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो यहां पर क्या है? यहां पर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, उसमें भी इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है। सनलाइट को भी यूज कर लेते हैं और ये केमिकल्स को भी यूज कर लेते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो डीएनए है वो इसी तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर क्यों बोल रहे हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो अलग अलग टाइप के हैबिटेट में रह रहा है। कभी ठंडी में, कभी गर्मी में, कभी रेत में, कभी मिट्टी में, कभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको वहां पर अडेप्ट करने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा डाइवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेटाबॉलिज्म इनको शो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि यहां पर जो बैक्टीरिया है उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं शेप्स के बेसिस पे। देखिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट शेप है वो हमारी रहने वाली है स्फेरिकल। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं। अगर हम इस शेप को थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स में सिंगुलर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं यहां पर कोकस। बैक्टीरिया क्या होते हैं? कोकस। और प्लूरल फॉर्म में इसी को लिखा जाता है कोकाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जो फर्स्ट शेप हमारी रहने वाली है वो है स्फेरिकल, बॉल जैसा। ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है। और सिंगुलर में क्या लिखेंगे? कोकस, और प्लूरल में लिखेंगे इसको कोकाई। देखिए इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, निमोनिया कोज करता है, अभी आगे पढ़ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है ये बैक्टीरिया है जो हमारे की स्फेरिकल होते हैं। अब दूसरी शेप जो बच्चों में देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, दूसरी शेप है हमारी रॉड शेप। ठीक है, बैक्टीरिया रॉड शेप के भी हो सकते हैं। रॉड शेप कैसी होती है बच्चों? ऐसी लंबी सी रॉड शेप, ये शेप है रॉड शेप। इसको कैसे लिखा जाता है? हल्का फुल्का साइंटिफिकली हम इसको लिखते हैं, या तो लिखते हैं सिंगुलर में बेसिलस, और प्लूरल में इसको लिखते हैं बच्चों बेसिलाई। बेसिलाई, ठीक है। एग्जाम्पल क्या रहने वाला है? एग्जाम्पल इसका बच्चों दही में मिलने वाला बैक्टीरिया या फिर मिल्क में मिलने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो इसी शेप के होते हैं अपने। ठीक है, तो दो शेप कौन कौन सी पढ़ ली है? दो शेप पढ़ ली है, स्फेरिकल और रॉड शेप। ओके बच्चों, चलिए जो तीसरी शेप हमें यहां देखने के लिए मिलती है बच्चों वो होती है हमारी स्पाइरल। इस तरीके से जो बैक्टीरिया होता है वो स्पाइरल शेप का होता है, और इनके पास बहुत बार फ्लैजिला भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये शेप कैसी हो गई? जो थर्ड शेप है, बैक्टीरिया की शेप जो है वो स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं। मैम इनको कैसे लिखा जाएगा? इनको सिंगुलर में लिखा जाता है स्पाइरलम, और प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं स्पाइरिला। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल क्या हो जाने वाला है? एग्जाम्पल अपना हो जाने वाला है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
ठीक है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन नहीं किए हुए हैं, बट जब हम 12th क्लास में जाएंगे और हम और भी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर इन बैक्टीरिया के नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। और जो लास्ट अपनी शेप है बच्चों वो है कॉमा शेप। इस तरीके से कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो लास्ट शेप अपनी रहने वाली है कॉमा शेप। कॉमा शेप को क्या लिखते हैं? कॉमा शेप को सिंगुलर में लिखा जाता है विब्रियम और प्लूरल में हम लोग लिखते हैं विब्रियो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अपना विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी जो कॉलरा कोज करता है, हेजा कोज करता है। ठीक है बच्चों। तो आइए एक बार इस टॉपिक को पूरा का पूरा कंक्लूड कर लेते हैं। यहां पर देखिए जो अपने 4 टाइप के बैक्टीरिया है वो कौन कौन से हैं बच्चों? 4 टाइप के जो अपने बैक्टीरिया है वो है कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियम। ठीक है। ये देखिए जो गोल गोल बैक्टीरिया है जो स्फेरिकल शेप के हैं उनको कोकस बोलते हैं। जो हल्के से इस तरीके से रॉड शेप है उनको क्या बोलते हैं? उनको बैसिलस बोलते हैं। और जो इस तरीके से स्पाइरल शेप के हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइरलम। और जो कॉमा शेप के हैं उनको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। अब बच्चों इसकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको भूलने की आदत है तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे कि क्या आप याद रख सकते हैं? विब्रियो इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। विब्रियो इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है। इससे आपको 2 चीजें याद हो जाएंगी। क्या 2 चीजें? कि विब्रियो जो शेप होती है वो कॉमा शेप्ड होती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको इससे ये भी याद हो जाएगा कि कौन कौन सी शेप है? विब्रियो, कोकस, स्पाइरलम एंड बैसिलस। ठीक है। तो इनके फर्स्ट इनिशियल्स जो है उनसे आपको चारों की चारों शेप लर्न हो जाने वाली है। ठीक है। तो इट इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, यू कैन लर्न दिस ट्रिक। अब देखिए जो अपना बैक्टीरिया होता है बच्चों जिसको हम लोग बोल रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये निमोनिया कोज करता है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये कोकस शेप का होता है बच्चों। ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। 2 कोकस बैक्टीरिया, 2 स्फेरिकल बैक्टीरिया आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं, वो बनाते हैं डिप्लोकोकस। ठीक है। तो ये डिप्लोकोकस जो है ये निमोनिया कोज करता है। इसको हम 12th क्लास में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। निमोनिया में क्या होता है देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी ह्यूमन बीइंग को स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी लंग की जो एल्वेओलाई रहती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना? 10th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है? लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? एल्वेओलाई है। इस तरीके से एल्वेओलाई आपको पता है किस चीज में काम आती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम आती है। O2 को अंदर ले लेते हैं ब्लड में और CO2 को बाहर फेंक देते हैं। इन एल्वेओलाई के अंदर बच्चों फ्लूइड भर जाता है। तो जब फ्लूइड भर जाता है तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत आती है। ठीक है। तो ये निमोनिया की प्रॉब्लम है। अब देखिए जो अपना दूसरा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वो कहां देखने के लिए मिल रहा है? वो हमें कर्ड में या मिल्क में देखने के लिए मिलता है। तो वो किस शेप के होंगे? वो हमारे रहेंगे रॉड शेप। अब तीसरा बैक्टीरिया जो है अपना बच्चों वो है कॉलरा। कॉलरा किससे कॉज होता है? कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी। ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को विब्रियो कॉलरी का इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चों उसको बहुत ही लूज स्टूल आने वाली है, उसको डायरिया हो जाता है। ठीक है। और डिहाइड्रेशन हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म को, वॉमिटिंग होती है, बहुत बुरे बुरे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। डिहाइड्रेशन एंड वॉमिटिंग। ठीक है। उसको बहुत ज्यादा सीवियर स्टमक एक भी रहने वाला है इस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। तो कंटामिनेटेड वाटर से फैलने वाली बीमारी है, ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के कि कौन सी बीमारी किस तरीके से फैलती है। लास्ट जो अपना है बच्चों वो है स्पाइरलम बैक्टीरिया जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर क्या कॉज करता है बच्चों? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है हेलिकोबैक्टर की शेप कैसे रहने वाली है? हेलिकोबैक्टर है अपना स्पाइरल शेप, इस तरीके से। कौन सी शेप रहने वाली है? हेलिकोबैक्टर की जो शेप रहने वाली है वो है अपनी स्पाइरल शेप, इस तरीके से। क्या करता है बच्चों? जब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है हमें तो इस तरीके से देखिए हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल के अंदर क्या हो जाता है? घाव बन जाते हैं, सोर बन जाते हैं, सोर। ठीक है। घाव क्या होता है? सोर। ठीक है। इस तरीके से अंदर छेद छेद हल्का हल्का बन जाने वाला है जिसको हम कहते हैं स्टमक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर। तो ये बैक्टीरिया वो बीमारी कॉज करता है हमारे अंदर। ऐसे ही जो विब्रियो कॉलरी किस शेप के रहने वाले हैं? वो रहने वाले अपने कॉमा शेप। तो इस तरीके से हमें बाकी और थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें डिजीज में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये शेप्स के टाइप पे, हमारे शेप्स के बेसिस पे हमारे 4 टाइप के बैक्टीरिया है, विब्रियो शेप, कॉकस शेप, स्पाइरलम एंड बैसिलस। ओके। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों कि बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो कहां से अपना खाना ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या वो खाना खुद बना रहे हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, हम इसको फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं दे आर मेटाबॉलिकली डाइवर्स। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं।
ऑटोट्रॉफिक में ये सनलाइट से भी एनर्जी खींच लेते हैं और ये केमिकल से भी एनर्जी खींच के एटीपी बनाते हैं। तो चलिए इसी चीज को आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, बैक्टीरिया हमारे बच्चों दो टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं बच्चों? दीज ऑर्गेनिजम्स या दीज बैक्टीरिया synthesize, these organisms synthesize their own food using inorganic substances, using inorganic substances। ये चीज हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहां भी सेम डेफिनेशन है। बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। किसको यूज करके? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके। ठीक है बच्चों। ऐसे ही हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन, these organisms depend on अदर ऑर्गेनिजम्स, या तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। या तो सड़े गले को खाएंगे, उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पा रहा है बैक्टीरिया, तो वो ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आने वाला है। अगर कोई बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है तो वो हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आने वाला है। जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है उसको क्या बोलते हैं? देखिए वो क्या खा रहा है, वो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट है या फिर वो सड़े गले को खा रहा है, इसका मतलब वो सेप्रोफिटिक है। ओके बच्चे, चलिए अब ऑटोट्रॉफ्स दो टाइप के होते हैं बच्चों। ऑटोट्रॉफ्स दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक वो जो सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? जो केमिकल्स को यूज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स को फर्दर, बैक्टीरियल ऑटोट्रॉफ्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों में मेजर डिफरेंस ये है बच्चों, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट से एनर्जी लेकर एटीपी बनाते हैं। क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी लेंगे, ठीक है, सनलाइट से कौन सी एनर्जी मिलेगी? सोलर एनर्जी, उसको यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन करने वाले। ठीक है बच्चों, अभी एग्जांपल्स आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके, ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके इनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और इस एनर्जी को ये फर्दर यूज करते हैं एटीपी सिंथेसिस में। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया हो गए हैं, दो टाइप के ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कौन कौन से हैं? एक वो जो सनलाइट को यूज करके एनर्जी बना रहे हैं और दूसरे वो जो केमिकल्स को यूज करके एनर्जी बना रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। देखिए हेट्रोट्रॉफ्स भी तीन टाइप के हो सकते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट हेट्रोट्रॉफ्स है वो है अपना सेप्रोफिटिक। पहले कौन से हैं बच्चों? पहले है सेप्रोफिटिक हेट्रोट्रॉफ्स। कुछ कुछ बैक्टीरियल हेट्रोट्रॉफ जो हैं बच्चों वो पैरासिटिक भी होते हैं, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह रहते हैं और उसकी बॉडी से ही सारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो दूसरा हो गया पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफ्स। और जो तीसरी कैटेगरी है बच्चों वो है सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं? सिम्बायोन्ट्स वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती का क्या मतलब है? ये उसको फायदा पहुंचाएंगे और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको फायदा पहुंचाएगा, जैसे कि राइजोबियम। ठीक है, अभी एग्जांपल सारे डिस्कस कर रहे हैं। ओके सो बच्चों, अब एक बार इस पूरे के पूरे टॉपिक को देखिए कंक्लूड कर लेते हैं। क्या कंक्लूजन है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का ये कंक्लूजन है कि मैम हमने ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। ये बहुत सारे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी है और ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। ऐसे तो प्रोटिस्टा भी है। तो इनमें क्या खास बात है? इनमें खास बात ये है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी शो करते हैं। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें
किंगडम मोनरा के अलावा बच्चों और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया ज्यादातर ऑटोट्रॉफिक होते हैं या ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो आंसर विल बी हेट्रोट्रॉफिक। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर बच्चों हेट्रोट्रॉफिक। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या रहने वाले हैं, ज्यादातर जो अपने बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब आपसे पूछ ले कोई कि हेट्रोट्रॉफिक में सबसे ज्यादा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हेट्रोट्रॉफिक में जो सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों वो है आपका सेप्रोफिटिक। ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारा शो करते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो सड़े गले को खाने वाले हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर क्या होता है सिम्बायोटिक में, सिम्बायोटिक में दोनों को फायदा होता है, दोनों दोस्ती बनाकर रहते हैं। मतलब एक हमारा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है और दोनों को फायदा होता है। पैरासिटिक में क्या है, जो अपना पैरासिटिक बैक्टीरिया उसको तो फायदा है लेकिन जिसकी बॉडी पे रहने वाला है उसको नुकसान होने वाला है। इसी तरीके से सेप्रोफिटिक क्या होता है बच्चों, सेप्रोफिटिक में तो सड़े गले को खा रहे हैं, सड़े गले को क्या ही फायदा क्या नुकसान होगा, लेकिन इसका फायदा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज्यादा है नंबर में, और उसमें भी सबसे ज्यादा आपके रहने वाले हैं सेप्रोफिटिक। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जो अपना अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पूरा का पूरा किंगडम मोनरा के बारे में। देखिए किंगडम मोनरा में बेसिकली दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। एक यू बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, जैसे कि यू वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। और दूसरी जो कैटेगरी हम लोग यहाँ किंगडम मोनरा में पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो हम दो टाइप के ट्रू बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। ओके, चलिए यूकैरियोटिक में भी हमने यू वर्ड देखा है, तो वहां पर यू का क्या मतलब है, वहां यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में क्या मतलब होता है, ट्रू न्यूक्लियस। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर हम पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया, तो ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इनकी सेल वॉल कैसी होती है बच्चों, इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की। ये किस चीज है, ये क्या है, ये बच्चों जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है या म्यूरिन होता है ये एक हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का क्या मतलब होता है, हेट्रोपॉलीमर का मतलब होता है जब मोनोमेरिक जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग हो। तो यहां पर दो मोनोमेरिक यूनिट्स है, एक नाम और एक है नाग। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मॉडिफाइड शुगर्स है बच्चों। और नाग की फुल फॉर्म होती है बच्चों एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, तो ये और बहुत सारे यहाँ पर अमीनो एसिड्स भी रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा कि जो ट्रू बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की या फिर म्यूरिन की। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो प्रिमिटिव एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, उनका जो मेजर डिफरेंस है वो सेल वॉल का ही डिफरेंस है। वहां पर सेल वॉल बनी होती है स्यूडो म्यूरिन की। इसी वजह से जो हमारे एक्सट्रीमोफाइल्स हैं बच्चों, जो हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, वो बहुत ही हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब ट्रू बैक्टीरिया के पास फ्लैजिलम प्रेजेंट हो सकता है। देखिए जो हमारे मोटाइल बैक्टीरिया रहते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई बैक्टीरिया है और ये मोटिलिटी शो कर रहा है, मोटाइल है, चल फिर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके पास इस तरीके से लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहने वाली है जिनको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, तो ये किस में देखने के लिए मिलेगी, ये सिर्फ हमें देखने के लिए मिलता है सिर्फ और सिर्फ मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर। देखिए कभी भी कोकस बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आपने स्पाइरल शेप पे भी देखा है कि जो मैम स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया है उनके ऊपर भी इस तरीके से हमने फ्लैजिला देखे हैं। तो कोकस पे हमें कभी भी फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, नो फ्लैजिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आइए चलिए अब बच्चों जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है वो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं बच्चों, इसलिए इनका एक दूसरा नाम भी है, इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ग्रीन कलर के, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही मस्त वाला पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए। जो यहाँ पर क्लोरोफिल ए है ये बिल्कुल बच्चों वैसा ही क्लोरोफिल ए है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जैसा कि हमें हायर ग्रीन प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है, सेम टू सेम क्लोरोफिल ए हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू
हायर ग्रीन प्लांट्स। ब्लू क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे और भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आगे चलकर फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ब्लू कलर क्यों होता है? फाइकोसाइनिन की वजह से। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है वो होता है साइनोबैक्टीरिया। इनका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? इनमें पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए। और बच्चों ये पिगमेंट हमें और किसी बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं बच्चों, हम फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इनकी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी है या फिर इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ये मतलब होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। आप देखिए जरा, अब आपको पता है, आप पढ़ चुके हो कि ज्यादातर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, मैम हमने तो भी पढ़ा है। तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं बैक्टीरिया सारे के सारे सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन बच्चों कुछ कुछ सिंगल सेल्स क्या करते हैं, ये ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स बनाते हैं। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का क्या मतलब है? कॉलोनियल का मतलब है ये ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज बना के। और कॉलोनियल में भी बच्चों स्पेशली एक शेप देखने के लिए मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस। ये क्या करते हैं? इस तरीके से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में ना होके इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से जुड़ जाते हैं और ये इस तरीके से फिलामेंटस शेप को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या शेप है? ये अपनी शेप हो जाने वाली है फिलामेंटस शेप। इसका मतलब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं कहना है कि मैम जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो तो मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर नहीं है, ये सिंगल सेल ही है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरी बैक्टीरियल सेल है, ये तीसरी सेल है। लेकिन ये सेल क्या कर रही है? इन सेल्स ने कॉलोनी बना ली है, ग्रुप बना लिया है और इस स्पेसिफिक शेप को हम लोग बोल रहे हैं फिलामेंटस शेप, क्योंकि ये फिलामेंट टाइप की शेप है। फिलामेंट कैसे होते हैं? ऐसे धागे धागे टाइप, ठीक है। तो ये ऐसी शेप इन्होंने बनाई है, इससे इनको कह रहे हैं फिलामेंटस। ओके, ये ध्यान रखना है। हैबिटेट क्या बच्चों? देखिए हैबिटेट इनका बहुत डाइवर्स है। ये हमें फ्रेश वाटर में भी देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें मरीन वाटर में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मतलब बेसिकली क्या रहने वाले हैं? बेसिकली हमारे हो जाने वाले हैं एक्वाटिक। इसका मतलब जितना भी साइनोबैक्टीरिया है वो क्या होता है अपना? वो अपना होता है एक्वाटिक। ऐसा नहीं है हमेशा पानी में ही मिलते हैं बच्चों, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है? अब टेरेस्ट्रियल का मतलब ये नहीं कि सूखी जमीन के ऊपर बड़े हुए। टेरेस्ट्रियल का मतलब है ये हमें मॉइस्ट लैंड के ऊपर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जहां पर पानी होगा मोस्ट प्रोबेबली वहीं पर मिलने वाले हैं, सूखे में कभी नहीं मिलेंगे। तो चाहे मॉइस्ट लैंड हो, चाहे आपका एक्वाटिक सिस्टम हो, एक्वाटिक में भी चाहे फ्रेश वाटर हो और चाहे मरीन हो, खारा पानी हो जिसमें नमक होता है, तो ये हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों ये है कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो कॉलोनीज होती है, दे आर कवर्ड बाय जिलेटिनस या फिर म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस का क्या मतलब है मैम? म्यूसिलेजिनस का मतलब होता है शुगरी कवरिंग, पॉलीसेकेराइड की कवरिंग, है ना। चिपचिपापन रहता है, हल्का सा स्टिकी स्टिकी रहता है यहाँ पर, ठीक है। इनकी कॉलोनीज जो रहती हैं, इनको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए इनके ऊपर क्या रहती है? इनके ऊपर एक कवरिंग रहती है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। इस कवरिंग का क्या नाम है बच्चों? कवरिंग का नाम है म्यूसिलेजिनस शीथ या फिर जिलेटिनस कवरिंग। ये किस चीज से प्रिवेंट करती है? इनको डिहाइड्रेट नहीं होने देती है, इनको हल्का सा मॉइस्ट बना के रखती है। अब साइनोबैक्टीरिया की बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये ब्लूम्स कॉज करते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। देखिए हर एक पीवाईक्यू है बच्चों, हर एक स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखे हुए वो इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सब आ चुका है। देखिए क्या होता है, आपकी मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है। अब इस जो वाटर बॉडी में मान लीजिए पॉल्यूशन है, ठीक है, ये कोई हमारी वाटर बॉडी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। पॉल्यूशन के कारण यहाँ पर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आ गए, बहुत सारे केमिकल्स इकट्ठा हो गए। पॉल्यूशन के कारण यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं इस वाटर बॉडी में। देखिए अब क्या होगा। अब जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है यहाँ पर इन वाटर बॉडीज में। तो बच्चों साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। क्या करते हैं? ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वाटर बॉडी के सरफेस पे। वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर आकर ये अपना नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम।
एल्गल ब्लूम का क्या मतलब है? एल्गी, एल्गी क्या है बच्चों? एल्गी मैम बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या करते हैं, इतना सारा ऑर्गेनिक मटेरियल देख के ये क्या करते हैं, सारा ऑर्गेनिक मटेरियल खाना शुरू कर देते हैं। और बच्चों ये क्या करते हैं, इस जो यहाँ की वो है अपनी वाटर बॉडी, इसमें जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंस है इसको यूज कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे बॉटम पर पानी में, वो सारे के सारे मर जाने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कमी आ गई किस चीज की? ऑक्सीजन की। बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जब भी किसी वाटर बॉडी में हमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, पोल्यूशन का क्या मतलब है, पोल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर होंगे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मटेरियल्स को साइनोबैक्टीरिया खाने लग जाएगा, यूज करने लग जाएगा। किस चीज के लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। और यहाँ पर ये इस तरीके से अपना नंबर इंक्रीज करके पूरी की पूरी बच्चों एक चादर बिछा लेता है। साइनोबैक्टीरिया की इस चादर को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से वाटर बॉडी के अंदर रहने वाले बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। ओके बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर कुछ कुछ जो साइनोबैक्टीरिया है, सब में नहीं बट कुछ साइनोबैक्टीरिया में हमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स देखने के लिए मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। अब ये हेटेरोसिस्ट जो अपनी होती है ना बच्चों, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया की हेल्प करती है। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन को लेकर उससे अमोनिया बनाना और अमोनिया को फर्दर यूज कर लेना। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस अमोनिया को फर्दर यूज कर लेते हैं। तो दो बैक्टीरिया आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, नोस्टॉक एंड एनाबिना। नोस्टॉक और जो एनाबिना है अपना बच्चों, ये दो साइनोबैक्टीरिया है या फिर ये दो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जिनके पास हेटेरोसिस्ट होते हैं। अब देखिए, हेटेरोसिस्ट यहाँ पर बच्चों बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल होती है, इनमें फोटोसिंथेसिस देखने के लिए नहीं मिलता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर एनाबिना की कॉलोनी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इनके पास दो टाइप की सेल्स हैं बच्चों। एक ये सेल्स, नॉर्मल सेल्स, जिनको हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स में ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव सेल्स में ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्या चलती है बच्चों, यहाँ पर आपकी चलती है फोटोसिंथेसिस। लेकिन बच्चों जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसके लिए एक हमें बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है बच्चों, ये कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाता। इट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव। इसको चाहिए हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है जिन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा मैम, वो तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो हमें नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स में देखने के लिए मिले। इसलिए बच्चों यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स के पास, इनकी कॉलोनीज के पास कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जिनकी वॉल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा थिक वॉल है। ये कैसे सेल्स होते हैं? जो हमारे हेटेरोसिस्ट सेल्स होते हैं ये बहुत ही थिक वॉल्ड होते हैं, और इनमें हमें कभी भी फोटोसिंथेसिस देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए स्मार्टनेस देखिए आप इन ऑर्गेनिज्म की, इनके पास दो टाइप की कॉलोनीज है। जो वेजिटेटिव सेल्स है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और जो अपनी हेटेरोसिस सेल्स है जो ऑक्सीजन जिनको नहीं चाहिए, उनमें हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सभी के सभी पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया है उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए, जो कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमें हायर प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा। ये जनरली यूनिसेलुलर है, हमें पता है सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बट ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं इस तरीके से, एक के बाद एक जुड़ के कॉलोनीज बनाते हैं। और इस वाली स्पेसिफिक शेप को जो हमें थ्रेड जैसी लग रही है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस। ठीक है, कहां कहां देखने के लिए मिलते हैं? पानी में ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, बट अगर ये लैंड पे मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं, टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो लैंड पे मिलते हैं। तो लैंड भी कैसी होनी चाहिए, लैंड भी अपनी मॉइस्ट होनी चाहिए, हल्का सा पानी वहां पर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, जो पूरी कॉलोनी होती है उसको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए इनके ऊपर एक जिलेटिनस की शीट होती है अपनी। ठीक है, और जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां पर ये ज्यादा ग्रो करते हैं और ये कॉज करते हैं एल्गल ब्लूम। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पीवाईक्यू है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, साइनोबैक्टीरियाज में, कुछ सभी में नहीं, कुछ साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप की सेल्स देखने के लिए मिलती है जिनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इनमें क्या होता है, हेटेरोसिस्ट में एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजन को पकड़ के उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इस अमोनिया को फर्दर बैक्टीरिया
यूज कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। आइए अब पढ़ते हैं बच्चों कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये वो ऑटोट्रॉफ्स हैं बच्चों जो बहुत सारे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके वहां से एनर्जी लेते हैं। दे ऑक्सीडाइज वेरियस टाइप ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। These bacteria oxidizes various substances or chemicals to release energy. To release energy, ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, उनसे एनर्जी रिलीज करेंगे एंड यूज दिस एनर्जी टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस या टू जनरेट, कुछ भी लिख सकते हो आप बच्चों, टू जनरेट एटीपी। ठीक है बच्चों, ये एटीपी क्या कर रहे हैं? ये केमिकल्स को यूज कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैम जैसे कि केमिकल्स जैसे कि अमोनिया आप ले लीजिए, ये क्या करते हैं? अमोनिया को यूज करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया? अमोनिया को लिया इन्होंने, उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको और ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस कर करके इनको जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को ये यूज करते हैं किस चीज में? एटीपी बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये अपना जो केमिकल है वो है अमोनिया NH3, ये अपना जो केमिकल है वो है नाइट्राइट, ये अपना जो केमिकल है वो है नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल कौन कौन से लिखे हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के अपने एग्जांपल लिखे हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे। यहां पर भी बच्चों इसी तरीके से हमें अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो काम करते हैं। देखिए ये 1 लिख रही हूं, यहाँ पर 2 लिख रही हूं। एग्जांपल्स यहां नोट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट जो बैक्टीरिया है जो अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले हैं उनके एग्जांपल्स हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, जो अपना सेकंड स्टेप पर नाइट्राइट को नाइट्रेट में करने वाले बैक्टीरिया वो है नाइट्रोबैक्टर। इसको आप बहुत इजीली भी लर्न कर सकते हो बच्चों अगर आप भूलते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आप देख सकते हो अमोनिया में 2 ऑक्सीजन ऐड हुई है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्राइट से नाइट्रेट में 1 ही ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्पेलिंग में बहुत सारे ओ है। जिनकी स्पेलिंग में बहुत सारे ओ आ रहे हैं वो आएंगे अपने फर्स्ट स्टेप पर। वो क्या है? वो बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं और जहां पर नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है वहां पर 1 ही ओ है। ठीक है, तो आप इसको ओ को और इसको लिंक कर सकते हो। तो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोबैक्टर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर इन बैक्टीरिया का कुछ रोल है एनवायरमेंट में, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहने वाला है बच्चों एनवायरमेंट में। ये हेल्प करते हैं हमें रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो इट विल बी डिफिकल्ट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जैसे कि किस किस की रिसाइकलिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग करते हैं, ये बैक्टीरिया फास्फोरस की रिसाइकलिंग करते हैं बच्चों, सल्फर की रिसाइकलिंग करते हैं, आयरन की रिसाइकलिंग करते हैं एनवायरमेंट में। तो इनका एनवायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो है वो केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को ये क्या करते हैं? मान लीजिए यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी यहां से रिलीज होगी इस केमिकल एनर्जी को ये यूज करेंगे एटीपी बनाने में। ठीक है बच्चों, डन। चलिए लास्ट पढ़ते हैं बच्चों हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हमने पढ़ लिया है कि ज्यादातर किंगडम मोनरा के जो बैक्टीरिया अपने होते हैं, बैक्टीरिया किंगडम मोनरा के जो मेंबर्स हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों? ज्यादातर अपने होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक में भी ज्यादा कौन होते हैं? देखिए लिखा हुआ है मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सब उसमें भी सबसे ज्यादा कौन होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स जिनको बोलते हैं। क्या करते हैं? जितना भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, जितना भी अपना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एनवायरमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, ये इससे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इससे अपना खाना लेते हैं। किस तरीके से मैम? देखिए डेड एंड डिकेइंग मैटर में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? डेड एंड डिकेइंग मैटर में बहुत कुछ आ जाने वाला है, जैसे कि अपनी डेड लीव्स, ठीक है, सड़ी गली पत्तियां, डेड बॉडीज, है ना, डेड लीव्स, ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स उनकी डेड बॉडीज, फीसिस, ये सब क्या है? सब एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है। ये सब किस तरीके से एक्ट कर रहा है? सारा का सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है।
सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते रहते हैं, इससे अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इनके साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे फंगी, ठीक है, अर्थवॉर्म, ये क्या करते हैं, ये भी हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, इसी तरीके से एनवायरमेंट में। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट्स कौन होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के उसको हार्म करते हैं, उसका तो नुकसान ही होने वाला है। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो चीजें होती है, एक होता है पैरासाइट और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बच्चों हम लोग बोलते हैं होस्ट। होस्ट जो रहने वाला है उसका हमेशा ही नुकसान होगा बेचारे का, ठीक है, और जो अपना पैरासाइट है उसका हमेशा ही फायदा होने वाला है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किस किस के अंदर रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर रहते हैं, क्रॉप्स को अटैक करते हैं, फार्म एनिमल्स के अंदर रहते हैं और बहुत सारे पेट्स के अंदर भी ये रहते हैं। अभी बच्चों हम कुछ ह्यूमन बींग्स के डिजीज को आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस की लाइफ के लिए, ह्यूमन अफेयर में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जैसे कि दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ये क्या है, ये भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। जैसे कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमें मिलती है बैक्टीरिया से, वो भी कौन है, वो भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, ये एक एग्जांपल है बच्चों, ओके। ऐसे ही बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, जैसे कि राइजोबियम, ये क्या करते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहते हैं और दोस्ती बनाकर रहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स अपने जो होते हैं जैसे कि पल्सेस वगैरह, दाल वगैरह, ठीक है, इनके रूट्स में रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चों ऐसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हैं जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहते हैं, जैसे कि अनलस एंड फ्रैंकिया रिलेशनशिप। अनलस जो बैक्टीरिया वो क्या करता है, वो फ्रैंकिया की रूट्स में रहता है। फ्रैंकिया कैसा वो है अपना, फ्रैंकिया इज नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, बहुत बार नीट में आ चुका है बच्चों। तो क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है वो अलग अलग तरीके से अपना खाना ऑब्टेन कर रहे हैं। कोई डेड बॉडीज को खा रहा है, कोई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रहा है, कोई ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल है और कोई सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। सिम्बायोटिक का मतलब है जिसमें दोनों को ही फायदा हो। तो दोनों को फायदा वाले बच्चों दो टाइप के हैं, वो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहते हैं और कुछ वो बैक्टीरिया भी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन तो शो करते हैं लेकिन वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहते हैं। ओके बच्चों, डन। तो ये सभी के सभी यहाँ पर नीट के पीवाईक्यूज है जो हमने डिस्कस किए हैं। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जो हम पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरिया है वो पैरासिटिक है, ठीक है। तो पैरासाइट क्या करेंगे, अगर वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पैरासाइट है तो वो हमें डिजीज कॉज करने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं, बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो अपने प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी ने मेंशन किए हुए हैं डिजीज, उनको पढ़ लेते हैं। देखिए कौन कौन से डिजीज है, कॉलरा। कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है बच्चों, कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट आपको ध्यान रखना है वो होता है विब्रियो कॉलरी। देखिए मैं नाम जो लिख रही हूँ बैक्टीरिया के वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल जीनस एंड सेकंड लेटर स्मॉल स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। टाइफाइड को कॉज करने वाला बैक्टीरिया कौन होता है बच्चों, यहाँ पर बैक्टीरिया है आपको साल्मोनेला टाइफी। देखिए ये चीजें हम आगे डिजीज वाले चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, तो थोड़ा थोड़ा अभी से लर्न करना शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर एनसीईआरटी डिजीज को मेंशन करती है। तो बच्चों बेसिकली कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो आपको सारी डिजीजेस जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उनका आपको एक अलग से चार्ट बना लेना है। सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीजेस का आप एक चार्ट बना लीजिए, सारी की सारी आप वायरल डिजीज का अलग से चार्ट बना लीजिए, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। साइंटिस्ट अभी आएंगे इस चैप्टर में, बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो साइंटिस्ट का आप क्या करिए, साइंटिस्ट का आप अलग से एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। यह काम आपको करना पड़ेगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट हमारी डिजीज है बच्चों सिट्रस कैंकर। ये क्या होती है, ये अपनी हो जाने वाली है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, जितने भी अपनी सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार नींबू के ऊपर दाग दाग टाइप के रहते हैं, इस तरीके से मान लीजिए लेमन है और इसमें दाग दाग रहते हैं, तो वो इसी की वजह से होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, बैक्टीरिया का नाम है बच्चों ज़ेंथोमोनास सिट्री। ज़ेंथोमोनास सिट्री, ठीक है। दूसरा बच्चों लास्ट जो अपनी डिजीज हमने पढ़नी है वो है टिटनस। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम है कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी। कोलेस्ट्रीडियम टिटैनी, इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिजीज दी हुई है बच्चों वहां पर डिस्कस करेंगे या फिर
क्लास 12th में अलग से एक सेपरेट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी आपका क्या काम है, अभी आपको याद रखना है ये 4 जो अपनी डिजीज है ये बैक्टीरियल डिजीज है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, CT, कॉलरा, टाइफाइड, सीट्रस कैंकर एंड टिटनस, ये सारी की सारी अपनी बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ पर बैक्टीरिया को फायदा होने वाला है और ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स को नुकसान होने वाला है। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किस तरीके से करता है। एक बैक्टीरिया का हमने देख लिया है कि किस तरीके से वो खाना ऑब्टेन कर रहा है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि एक बैक्टीरिया किस तरीके से अपना नंबर इंक्रीज करता है, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है। तो देखिए बैक्टीरिया के पास भी बच्चों अपने 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पहला है अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बच्चों आप पढ़ चुके हो। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो मोड होता है जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है। दूसरा मोड क्या होता है बच्चों, दूसरा मोड होता है अपना सेक्सुअल। देखिए वैसे तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, बट एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा होता है ये, जैसा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ये थे कि वहां पर गैमीट्स बनने चाहिए और वो गैमीट्स क्या होने चाहिए, फ्यूज होने चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, और जाइगोट बनना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा यहाँ पर। ना तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट है, ना ही यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट है, और ना ही यहाँ पर जाइगोट बनने वाला है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी कि यहाँ पर डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उसके जैसा है, क्योंकि डीएनए आ रहा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए आ जाता है, ठीक है। आइए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों 2 टाइप के मोड हैं जो बैक्टीरिया शो करता है। पहला अपना होने वाला है बाइनरी फिजन, ठीक है, और दूसरा अपना होने वाला है बच्चों एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये कब कब होता है मैम किसी बैक्टीरिया के अंदर, क्या सारी की सारी कंडीशंस में देखने के लिए मिलेगा? नहीं बच्चों, देखिए जब बैक्टीरिया हम मिलेगा फेवरेबल कंडीशंस में, जब बैक्टीरिया को सारी की सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलने वाली है, मतलब सारी कंडीशंस अच्छी है, सब बढ़िया है। जैसे आप लोग के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या रहती हैं, मोबाइल मिल गया है, गेम खेल रहे हैं, है ना, मूवीज देख रहे हैं, है ना, ये सब घर पे कोई नहीं है ना, तो वो फेवरेबल कंडीशन। तो ऐसा यहाँ पर है, बाइनरी फिजन कब करेगा बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन बैक्टीरिया तब करेगा जब उसके पास सारी की सारी फेवरेबल कंडीशन है, खाना है, पीना है, सब कुछ है, आराम से बैठा हुआ है मस्त, तो क्या कर देगा, तो बाइनरी फिजन कर लेगा, कोई स्ट्रेस ही नहीं लाइफ में। लेकिन एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहां करेगा बच्चों, एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, दिक्कत है बहुत ज्यादा, है ना, खाने पीने को कुछ नहीं है, तो क्या करेगा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस तरीके से एंडोस्पोर की फॉर्म में अंदर बैठ जाता है, इस तरीके से एंडोस्पोर्स बना देता है, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी फिर से ठीक हो जाएगा और फिर से बाइनरी फ्यूजन करने लग जाएगा, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं सेक्सुअल में कौन कौन से मोड आ जाएंगे बच्चों। सेक्सुअल में अपने 3 टाइप के मोड हैं। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, TION, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके बच्चों। दूसरा अपना यहां पर हो जाने वाला है कॉन्जुगेशन, ठीक। नेक्स्ट जो अपना हो जाएगा बच्चों मोड, वो हो जाएगा ट्रांसडक्शन, ठीक है। अभी तीनों को एक एक करके सभी को देख लेते हैं कि मैम में होता क्या है, बाइनरी फिजन का क्या मतलब है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन का क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो बैक्टीरिया का होता है वो रहता है अपना बाइनरी फिजन। ये किस चीज का डायग्राम है, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन। देखिए आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक डायग्राम भी आना चाहिए, आपको पूछ सकते हैं देखिए कि बताइए यहाँ पर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, तो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। देखो बैक्टीरिया के डिवाइड करने के 2 ही मोड है बच्चों, या तो सेक्सुअल या सॉर्ट ऑफ, है ना, या तो एसेक्सुअल या सेक्सुअल। लेकिन एसेक्सुअल में 2 ही मोड है, बाइनरी फिजन। आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखी है ये बात। बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों, बाइनरी फिजन का मतलब होता है जब कोई एक सेल, है ना, मैं अभी ऐसा बना रही हूं सेल को, जब कोई एक सेल
दो पीसेस में टूट जाए, अपना डीएनए रेप्लिकेट करे। वो पहले क्या करना पड़ता है, इस सेल को, इस एक सिंगल सेल को पहले अपने डीएनए को डबल करना पड़ता है, दोगुना करना पड़ता है, तब जाकर वो अपना डीएनए आगे दो सेल्स को दे पाती है। बाइनरी फिजन की एक खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो हमारा पेरेंट इंडिविजुअल होता है, जो पेरेंट सेल होता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पेरेंट सेल चली जाती है, गायब हो जाती है, लेकिन वो क्या बना जाती है, वो हमारी बना जाती है दो डॉटर सेल्स, है ना। 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि बडिंग और बाइनरी फिजन में यही डिफरेंस है। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में जो आपकी पेरेंट सेल रहती है वो भी रहेगी और जो आपका नया सेल बना है वो भी जिंदा रहेगा, दोनों जिंदा रहते हैं। लेकिन बाइनरी फिजन में अपनी जो पेरेंट सेल होती है वो गायब हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है, वैसे तो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ी हुई है, जो हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें डिवीजन होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल या मदर सेल, और जो नई सेल्स बनती है उनको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बैक्टीरिया जो है वो दो बैक्टीरिया बना रहा है, और देखिए इन्होंने अपना डीएनए भी क्या कर लिया है, इन्होंने अपना डीएनए कर लिया है डबल। और जब हमारा डीएनए डबल हो गया है तो ये डीएनए क्या किया, इन्होंने दो सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखिए यहाँ पर एक डीएनए था और यहाँ पर डीएनए डबल करने के बाद एक डीएनए यहाँ आ गया, एक डीएनए यहाँ आ गया। देखो बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ 2 ग्राम डीएनए है तो यहाँ 1-1 ग्राम आ गया, नहीं। डीएनए डबलिंग का मतलब ये होता है कि पहले ये पेरेंट बैक्टीरिया अपना डीएनए 4 ग्राम करता है, तब जाकर ये 2 ग्राम डीएनए दोनों को दे पाता है, ये मतलब है। ठीक है, इक्वल डीएनए रहेगा दोनों सेल्स के पास। ये देखिए आपका, ये आपकी जो डायग्राम है ये शो कर रही है कि जो हमारे बैसिलस बैक्टीरिया है, जो बैसिलस वाले बैक्टीरिया है, उनमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा एंडोस्पोर बच्चों बैसिलस शेप वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब बच्चों ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर बनाता है तो वो एंडोस्पोर वाली फॉर्म से ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाएगा, नहीं। एंडोस्पोर कोई भी बैक्टीरिया तब बना रहा है जब उसके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, वो अपने आप को उन कंडीशन से दूर रखना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपने अंदर एक एंडोस्पोर बना लेता है, एक सिस्ट बना लेता है, यहाँ पर बहुत मोटी सी कवरिंग, ठीक है, ताकि उस पर ज्यादा फर्क ना पड़े बाहर वाली कंडीशंस का। लेकिन बच्चों जब फेवरेबल कंडीशंस वापस से आती हैं, जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आएंगी, अल्टीमेटली ये जो बैक्टीरिया है जिसने एंडोस्पोर बनाए हैं, ये भी बाइनरी फिजन से ही रेप्लिकेट करने वाला है। ये क्या करेगा, ये अल्टीमेटली बाइनरी फिजन ही करेगा। एंडोस्पोर इसने क्यों बनाया, एंडोस्पोर इसने बनाया है सिर्फ टू एस्केप द अनफेवरेबल कंडीशंस। क्यों बनाया इसने, इसने एंडोस्पोर सिर्फ बनाया है टू एस्केप सॉरी बच्चों स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए इन्होंने क्या करा है, अपने डीएनए को अंदर रख के एक मोटी सी कवरिंग उसके ऊपर कर दी है जिससे कि ये बचे रहे। ठीक है, बाकी ये करेगा अल्टीमेटली बाइनरी फिजन ही। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर सवाल बच्चों ये है, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है आपके लिए, कभी भी माइटोसिस और मियोसिस जैसी चीजें हमें यहाँ बैक्टीरिया में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए बैक्टीरिया का क्या है, तो आप वहां पर लिखाते हैं माइटोसिस। नहीं, माइटोसिस इज नेवर सीन इन प्रोकैरियोट्स। माइटोसिस कभी भी हमें प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए नहीं मिलता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या होता है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, और अगर ये डॉटर सेल पेरेंट सेल आपकी डिप्लॉयड है तो जो नई सेल्स बनेंगी वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी आपकी डिप्लॉयड ही होनी चाहिए, मतलब डीएनए का अमाउंट सेम रहना चाहिए। अब देखिए माइटोसिस जो है वो बाइनरी फिजन से हल्का फुल्का मिलता जुलता लग रहा है बच्चों, लेकिन नहीं, माइटोसिस में हम पढ़ेंगे और हमने पढ़ा भी हुआ है कि यहाँ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या होता है, G1 फेज, फिर S फेज, फिर अपनी G2 फेज, फिर अपना लास्ट में क्या आता है बच्चों, फिर अपना आता है प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज। ये ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन में सिर्फ डीएनए डबल होता है और एक जो पेरेंट सेल थी वो दो पीसेस में टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर माइटोसिस नहीं है, ये देखने में माइटोसिस जैसा है कि यहाँ भी एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये। ठीक है, तो माइटोसिस कभी भी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वैसे पीवाईक्यू में भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो कब होती है। तो आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया अपना जब डीएनए डबल करता है तो कब करता है, क्या माइटोसिस के टाइम पे करता है, क्या मियोसिस के टाइम पे करता है, नहीं, कब करता है, बैक्टीरिया अपना डीएनए डबल करता है जस्ट प्रायर टू फिजन।
प्रायर टू फिजन का क्या मतलब है बच्चों? प्रायर टू फिजन का मतलब है जस्ट फिजन होने से पहले, जब एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल दो सेल में डिवाइड होने वाली है, उससे जस्ट पहले डीएनए डबल होता है बैक्टीरिया में। तो याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहो या डीएनए डुप्लीकेशन कहो, वो फिजन से जस्ट पहले होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब डिस्कस करते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देखिए फर्स्ट मोड है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों? मान लीजिए ये अपना कोई बैक्टीरिया है, देखो मैं बैक्टीरिया की वॉल एक ही उससे बना रही हूँ, ठीक है, एक ही मैंने वॉल बनाई है, वैसे आपको पता है 3 लेयर स्ट्रक्चर है। मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, और इस सेल को ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है। इस सेल के पास क्या होगा? अगर ये कोई बैक्टीरियल सेल है, अगर ये कोई हमारी बैक्टीरियल सेल है तो इसके पास अपना डीएनए होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा इसके पास होने वाला है अपना डीएनए। देखिए जब कोई लिविंग बैक्टीरिया, क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी? ये एक लिविंग बैक्टीरिया है। जब कोई लिविंग बैक्टीरिया बाहर पड़े हुए डीएनए के पीसेस को टेकअप कर ले, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द नियर बाय सराउंडिंग्स या सराउंडिंग मटेरियल, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब कोई बैक्टीरिया सराउंडिंग्स में पड़े हुए बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में अंदर रह ले, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से बच्चों एक प्रोसेस होती है ट्रांसडक्शन। एक दूसरा मेथड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है बच्चों? ट्रांसडक्शन में ये होता है, मान लीजिए ये कोई अपनी बैक्टीरियल सेल है, ये कोई अपनी बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल के पास बच्चों अपना डीएनए तो रहेगा ही रहेगा, है ना, अपना डीएनए तो है इस बैक्टीरियल सेल के पास। और ये बैक्टीरियल सेल क्या करे, यहां पर मान लीजिए इसके पास, इसके ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरस आ जाए, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वायरस का डिटेल में। ये एक बैक्टीरियोफाज है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इन चीजों को। मान लीजिए कोई बैक्टीरियोफाज है, उसके पास कोई इस तरीके से मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए या फिर डीएनए, वो अपने यहाँ पे इस तरीके से वायरस की हेल्प से अगर डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ वायरस, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, यहाँ पर बाहर से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बट उसके जैसा है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक तीसरा मोड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है बच्चों? कॉन्जुगेशन में अपना ये होता है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इस तरीके से अपनी दो सेल्स हैं ये, ठीक है, इन दोनों सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास क्या होता है, इनके पास इस तरीके से रहते हैं पिल्लाई। ठीक है, इन पिल्लाई की हेल्प से देखिए इस बैक्टीरिया के पास भी अपना डीएनए रहेगा, इस बैक्टीरिया के पास भी अपना डीएनए रहेगा, लेकिन मान लीजिए ये वाला जो बैक्टीरिया है ये यहां से अपने किसी पीस ऑफ डीएनए को इस तरीके से इस पिल्लाई की हेल्प से यहां पर ट्रांसफर कर दे, तो ये कहलाता है बच्चों कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन कब होता है? कॉन्जुगेशन होता है जब दो बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जब सराउंडिंग में पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल अपने आप अंदर आ जाए, है ना, अपने आप तो नहीं आता है बच्चा, बेसिकली क्या होता है यहाँ पर इस सेल को कई बार कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इस चीज को। कॉम्पिटेंसी का मतलब है जब कोई सेल कॉम्पिटेंट है तो वो इजीली फॉरेन डीएनए को टेकअप कर लेती है। ट्रांसडक्शन का क्या मतलब है? जब फाज की हेल्प से डीएनए ट्रांसफर हो जाए। और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है जब दो सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट करें, पिल्लाई बनाए और डीएनए पिल्लाई की हेल्प से ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस आप नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम बाय अ लिविंग बैक्टीरियम। ट्रांसडक्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय द मींस ऑफ वायरस, वायरस की हेल्प से होता है। और कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जब दो बैक्टीरिया आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाते हैं और वो डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। देखिए बच्चों अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है सारे के सारे यू बैक्टीरिया की, हमने एक कैटेगरी कंप्लीट कर ली है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब दूसरे टाइप के जो हमारे यू बैक्टीरिया है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसके अंदर आता है? माइकोप्लाज्मा भी यू बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल है हमारा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। ठीक है बच्चों,
ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि इस पर इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम लोग पीवाईक्यू करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। इसकी लाइन बाय लाइन 3-4 वो इसके बारे में 3-4 लाइनें दी हुई है और सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स जो है इनकी कुछ खास बातें हैं। खास बात यह है कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है अपनी, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल सबसे पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं या ऐसे यू बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इज एब्सेंट। हमने ये पढ़ा है कि जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, बट माइकोप्लाज्मा एक ऐसे ट्रू बैक्टीरिया है जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, दे कैन सर्वाइव इन the absence of they can survive in the absence of oxygen। ये बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ये जिंदा रह लेते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है कि दीज आर पैथोजेनिक इन नेचर। ये क्या करते हैं, ये पैथोजेन होते हैं, इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। पैथोजेनिक इन या पैथोजेनिक टू, बेटर टू राइट दिस वन, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स पर ये पैथोजन है, ठीक है। अब बच्चों अगर आपको याद हो, हमने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में एक चीज डिस्कस करी इनके साइज के बारे में। बैक्टीरिया का जो अपना यूकैरियोटिक सेल का साइज रहता है वो रहता है 10 to 20 माइक्रोमीटर। जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज रहता है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज रहता है वो कितना रहता है, वो अपना रहता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। फिर हमने डिस्कस किया था बच्चों जो पीपीएलओ का साइज रहता है वो रहता है अपना 0.1 से आई थिंक 0.2 माइक्रोमीटर। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो ये पीपीएलओ होते हैं, जो हमारे माइकोप्लाज्मा होती है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जिंदा सेल है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है, ठीक है, सेल वॉल भी नहीं है। तो दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। अगर हम बैक्टीरियल फिल्टर से इन्हें फिल्टर करेंगे तो ये पास हो जाएंगे, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। मान लीजिए बैक्टीरियल जो फिल्टर है उनका साइज ये है, ठीक है, ये बैक्टीरियल फिल्टर का साइज है, इससे बैक्टीरिया तो पास नहीं कर सकते, लेकिन इससे हमारे जो माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, वो पास कर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया इस बार नीट में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन आया साइज के ऊपर। तो जो पीपीएलओ है इनका साइज नॉर्मल बैक्टीरिया से भी बहुत ही छोटा होता है, तो ये बैक्टीरियल फिल्टर को पास कर देने वाले हैं। तो ये आपको बच्चों सारी ही बातें ध्यान रखनी है। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, ये पैथोजेंस होते हैं और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चों, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बचा है, आपको पता है जब हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल बूज ने क्या किया है, बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है और दूसरे बैक्टीरिया वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया। तो एक आर्के बैक्टीरिया और एक नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है, एक यू बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशंस में रहता है और एक आर्के बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है, दोनों में क्या फर्क है। दोनों में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है इनकी सेल वॉल का डिफरेंस। इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन बहुत ही डिफरेंट होती है। आपने पढ़ लिया है जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ये बने होते हैं एक केमिकल कंपाउंड के, जिसका नाम होता है, इनकी सेल वॉल में होता है पेप्टिडोग्लाइकन या फिर इसी को बोलते हैं म्यूरिन। लेकिन बच्चों जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, इनकी सेल वॉल में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं स्यूडोम्यूरिन, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन का फर्क होता है, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इनकी सेल वॉल और जो ट्रू बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल में कॉम्पोजिशन का डिफरेंस होता है। और इसी वजह से बच्चों इस सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की वजह से ही ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एक्सट्रीमोफाइल्स है, जो आर्की बैक्टीरिया है, वो क्यों इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पाते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। वैसे ये चलिए अब बच्चों आर्की बैक्टीरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया को 3 एग्जांपल्स है, बेसिकली 3 एग्जांपल्स है यहाँ पर। कौन कौन से एग्जांपल्स है, पहला एग्जांपल जो है अपना आर्की बैक्टीरिया का वो है हेलोफाइट्स। दूसरा जो अपना एग्जांपल है यहाँ पर वो है दूसरी कैटेगरी थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो अपनी लास्ट कैटेगरी है बच्चों वो है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। देखिए
पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, आर्की बैक्टीरिया को बोलते हैं ओल्ड बैक्टीरिया या प्रिमिटिव बैक्टीरिया या फिर एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, आर्के वर्ड का क्या मतलब है? आर्के वर्ड का मतलब हो सकता है कि ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, ये अपने प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ये अपने ओल्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, ये कहां सर्वाइव करते हैं? ये रह पाते हैं एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में। एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, बहुत कम टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ना हो तो भी सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस हो, बहुत ज्यादा प्रेशर वाली कंडीशंस हो, तो ये हर जगह सर्वाइव करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनका नाम है एक्सट्रीमोफाइल्स। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। अब इनके तीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखिए हेलोफाइल्स वो होते हैं बच्चों जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में रह पाए, जहां पर सॉल्ट की कंडीशंस बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस है, नमक बहुत ज्यादा है, आपका जो NaCl है वो बहुत ज्यादा है, ये वहां पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से नमक बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आपको कौन से बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे? यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हेलोफाइल्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चों थर्मो एसिडोफाइल्स। ये कहाँ मिलते हैं? ये हमें देखने के लिए मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। हॉट स्प्रिंग्स, जो अपनी हॉट स्प्रिंग्स रहती हैं, जहां पर हॉट स्प्रिंग, वहां पर क्या होता है? वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और एसिडिक कंडीशंस होती है, हाई एसिडिटी। हाई एसिडिटी का मतलब है लो पीएच। ऐसी कंडीशंस जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है लेकिन पीएच बहुत कम है। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सभी बच्चों ने, जहां पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसका मतलब वहां पर पीएच कम है और वहां पर एसिडिटी ज्यादा है। ओके बच्चों, तो देखिए थर्मो एसिडोफाइल्स कहां में जाएंगे? थर्मो वर्ड का मतलब ये हीट, एसिडो का मतलब है एसिडिक कंडीशंस, हेलो वर्ड का मतलब है सॉल्ट, ठीक है, और फिल वर्ड का मतलब है लविंग। तो हेलोफाइल्स कौन होते हैं? हेलोफाइल्स वो होते हैं जो नमक को पसंद करते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स कौन होते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स वो होते हैं जो पसंद करते हैं बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस को। ठीक है, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट और एसिडिक कंडीशंस का मतलब होता है एसिडिटी। ठीक है, लास्ट जो अपने बैक्टीरिया है वो बच्चों मिथेनोजेंस। नाम से ही पता चल रहा है, मिथेनोजेंस का मतलब है मिथेन को जनरेट करने वाले। 10th क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है। नेचुरल गैस का क्या नाम है? नेचुरल गैस बोलते हैं मिथेन को, CH4, और जन का मतलब है जनरेशन, प्रोडक्शन। तो बच्चों मिथेनोजेंस कहां देखने के लिए मिलेंगे? मिथेनोजेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज मतलब दलदल वाले एरिया में, जहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। और बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मिथेनोजेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स। जो अपने रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, जो खाना एक बार अंदर लेके फिर बार बार इस तरह के जुगाली करते रहते हैं, जैसे कि काउ एंड बफेलोज, है ना, वहां पर भी उनके गट में भी हमें देखने के लिए कौन मिलते हैं? हमें देखने के लिए मिलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट एक बच्चों कैटेगराइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में बहुत बार पीवाईक्यू है। हेलोफाइल जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में रह पाएंगे, थर्मो एसिडोफाइल जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत कम पीएच पे रह पाएंगे, मिथेनोजेंस जो ऐसी जगह रह पाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि दलदल, मार्शी एरिया, या फिर ये हमें देखने के लिए मिलते हैं कहां बच्चों? रूमिनेंट्स के अंदर भी। ठीक है, अब यहां पर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस चीज का। जो बायोगैस प्लांट होते हैं वो बेस्ड है काउडंग के ऊपर। ठीक है, आपको पता है क्या होता है बायोगैस प्लांट में? देखिए बायोगैस प्लांट में क्या होता है, जो अपनी बफेलोज या काउज का, रूमिनेंट्स का जो डंग होता है, काउ डंग, उसको क्या करते हैं, उसकी स्लरी बनाकर इस तरीके से कंटेनर में डालते हैं। स्लरी का क्या मतलब है? काउ डंग का पानी के साथ एक घोल बना लेते हैं और उस घोल को कहां डाल देते हैं? इस तरीके से एक टैंक में। वो फिर अगले टैंक में जाएगा, डाइजेस्टर में। अब यहाँ डाइजेस्टर में क्या होता है बच्चों, ये जो काउ डंग है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ क्या होता है। काउ डंग आपको पता है, काउ डंग में क्या है बेसिकली? काउ डंग, गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है, तो क्या है? सेल्यूलोज। तो यहां पर जो अपना पार्शली डाइजेस्टेड सेलुलोज रहता है, पार्शली डाइजेस्टेड जो सेलुलोज रहता है, उस पर कुछ बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया कौन होते हैं? मिथेनोजेंस। मिथेनोजेन का एक एग्जांपल आपको बच्चों याद करना है, जो है मिथेनोबैक्टीरियम।
मिथानोबैक्टीरियम। ये कहाँ मिलता है? ये रूमिनेंट्स के गट में ही मिलता है ये वाला बैक्टीरिया। तो आपको पता है जब कोई गाय गोबर करेगी तो साथ में क्या आएंगे? साथ में आएंगे उसकी बॉडी में मिलने वाले यहाँ पर जो बैक्टीरिया है। तो जब गाय गोबर करती है तो काऊ डंग के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी आते हैं। इसका मतलब जब हम यहाँ पर डाइजेस्टर में स्लरी बना रहे हैं किसकी? काऊ डंग की, पानी के साथ, तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा यहाँ पर एरेशन रहती है, बहुत ज्यादा प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं और बहुत टाइम के लिए इसको रखा जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड सेलुलोज में से मीथेन, CO2 और H2 गैस निकालते हैं। इसी गैस को, इस मिक्सचर ऑफ गैस को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं बायोगैस। इस मिक्सचर ऑफ गैस को क्या बोलते हैं? बायोगैस। और इसको घरों में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं बायोफ्यूल। इसका मतलब ये हुआ मिथेनोजेंस का हमारी डेली लाइफ में भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो जितने भी गोबर गैस या बायोगैस प्लांट्स होते हैं वो इसी पर बेस्ड है कि जो गाय की जो स्लरी है, जो काऊ डंग है, उसको पानी में घोलकर डाइजेस्टर में डालकर मिथेनोबैक्टीरियम को टाइम दिया जाता है कि ये इसको और डाइजेस्ट करे। और डाइजेस्ट करने के बाद कौन कौन सी गैसेस रिलीज करते हैं? यहाँ पर डाइजेस्ट करने के बाद मीथेन निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बच्चों, और H2 गैस निकलती है। इसी गैस के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। ठीक है। और इस गैस को बहुत ही गांव देहात में किस तरीके से यूज किया जा रहा है? एज अ फ्यूल, क्योंकि ये फ्लेमेबल होती है। ठीक है, तो खाना वाना बनाने के काम आती है। ठीक है बच्चों, तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक किंगडम मोनरा। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा इन डिटेल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।